नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। प्राचीन इतिहास से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग उस मुख्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से अनुमानित आने वाले प्रश्न का संग्रह मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरे भारत देश के अंदर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहाँ से कहाँ तक हुआ था। तो इस तरह का मैप बना लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो दोस्तों, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और जगह का नाम मांडा तक हड़प्पा सभ्यता का उत्तर की ओर विस्तार हुआ था। और यह कौन सा नदी पर? चिनाब नदी तक। दक्षिण में जो हुआ था दैमाबाद, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी यदि पूछ लिया जाए तो गोदावरी नदी। पश्चिम में हुआ था सुत्कागडोर तक, और यह कहाँ है? बलूचिस्तान, प्रेजेंट में है बलूचिस्तान। कौन सा नदी? तो दास्क नदी। और पूर्व में जो हुआ था विस्तार आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी। कौन सा नदी? हिंडन नदी। तो दोस्तों, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तर में विस्तार कहाँ तक हुआ था, तो मांडा जम्मू कश्मीर तक, साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, वेस्ट में सुत्कागडोर बलूचिस्तान तक, और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न स्थलों से अलग अलग साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि जोते हुए खेतों की साक्ष्य, जोते हुए खेतों की साक्ष्य कहाँ मिला था? हड़प्पा सभ्यता के अंदर। यदि पूछ लिया जाए कांसे की नर्तकी मूर्ति का साक्ष्य कहाँ मिला था? मनके बनाने की कारखाना, मनके बनाने की कारखाना का साक्ष्य, डाकयार्ड, घोड़े के अस्थि की साक्ष्य, घोड़े के अस्थि की साक्ष्य। तो कहाँ कहाँ मिला, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। कहाँ मिला है? जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा राजस्थान से, कालीबंगा राजस्थान से। कांसे की नर्तकी मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से। मनके बनाने की कारखाना चुनिद्रो से। डाकयार्ड लोथल, कहाँ पे जगह है यह लोथल? गुजरात में। घोड़े की अस्थि की साक्ष्य सुत्कागडोर, कहाँ से मिला है? सुत्कागडोर से।
इसी में प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया धौलावीरा को। और कितने नंबर का विश्व धरोहर स्थल है? 40वें नंबर का विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है धौलावीरा को। धौलावीरा का दोस्तों अर्थ क्या है? सफेद कुआं। धौलावीरा कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में विभाजित है। तीन भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न पूछा जाए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन दे दिया जाएगा 8, 9, 10, 5। तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। तो दोस्तों पहले इससे कुछ रिलेटेड और चीज़ों की जानकारी हम इसी क्वेश्चन के अंतर्गत दे देते हैं, अलग अलग पॉइंट करके। तो दोस्तों वेदों की कुल संख्या कितनी होती है? वेदों की कुल संख्या 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10, जो कि यहाँ क्वेश्चन बताए। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, सोम देवता का। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख, और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। दस 128 सूक्त है ऋग्वेद में, कुल 1028 सूक्त है। दोस्तों यदि वेदांगों की संख्या पूछ दिया जाए तो वेदांगों की कुल संख्या 6। यदि उपवेद की संख्या पूछ दिया जाए कि कुल उपवेद कितना है? 4। अब 4 उपवेद कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, शिल्पवेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद। और इसके रचयिता कौन कौन हैं? आयुर्वेद के रचयिता हैं धन्वंतरी। शिल्प रचयिता हैं विश्वकर्मा। धनुर्वेद के हैं विश्वामित्र। और गंधर्व वेद के हैं रचयिता भरत मुनि। तो दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि उपवेद की कुल संख्या कितनी है? 4। चारों के रचयिता का भी नाम बता दिए हैं कि गंधर्व वेद के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि। धनुर्वेद के विश्वामित्र, शिल्पवेद के विश्वकर्मा और आयुर्वेद के धन्वंतरी। इसी में प्रश्न पूछता है कि वेदों में गाय को क्या कहा जाता है? गाय को क्या कहा जाता है? अघन्या। क्या कहा जाता है? अघन्या। दोस्तों अगला प्रश्न यदि पूछा गया है कि ऋग्वेद में वितिस्ता किस नदी को कहा गया है? झेलम को, रावी को, ब्यास को या चेनाब को? तो वितिस्ता कहा गया है झेलम नदी को।
रावी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? पुरुषनी नदी। व्यास को विपाशा, व्यास को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? विपाशा। चेनाब को कहा गया है अस्कनी, और दपद्धति कहा गया है घग्गर नदी को। घग्गर नदी को यदि ऋग्वेद में पूछ लिया जाए कि विपाशा किस नदी को कहा गया है, तो व्यास नदी को, अस्कनी चेनाब नदी को, दपद्धति घग्गर नदी को। वेद त्रयी में शामिल नहीं है, वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो दोस्तों अर्थव वेद शामिल नहीं है, बाकी जितना भी वेद है वह शामिल है। यानी कि ऋग्वेद, सोमवेद और यजुर्वेद वेद त्रयी में शामिल है, लेकिन अर्थव वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम, पतंजलि, कणाद या कपिलवस्तु? तो दोस्तों न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं महर्षि गौतम। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है, सांख्य दर्शन। और कणाद जो है वह है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। यदि प्रश्न पूछा जाए कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो कणाद, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि और न्याय दर्शन के गौतम। दोस्तों प्रश्न एक है, लेकिन इसमें कितना क्वेश्चन बताया गया? 1 2 3 4। यानी कि अगर कुछ हटके भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोगों को कतई दिक्कत ना हो। इसके लिए हम एक एक पॉइंट की चर्चा और एक एक पॉइंट के बारे में बताते जा रहे हैं। बड़े से बड़े एग्जाम क्यों ना हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, पीसीएस हो, बीएसएससी हो या कुछ भी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम, बहुत संगति से 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछते हैं। तो दोस्तों बौद्ध संगति का स्थापना किसने किया था? यदि बौद्ध संगति का स्थापना के बारे में पूछे तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संगति का स्थापना किया। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? यदि बचपन का नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की? बोध गया। बोध गया कहाँ है? बिहार के अंदर बोध गया। कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे। कौन से नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया। पहला जो उपदेश दिया तो बौद्ध धर्म में उसे क्या बताया गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर है धर्म चक्र परिवर्तन। बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है लगभग कि गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष की प्राप्ति, इसी को कहते हैं महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा गया है? मोक्ष की प्राप्ति को महापरिनिर्वाण। और कपिल वस्तु में उन्होंने गृह त्याग किया था, घर को त्याग कर वन की ओर चले गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और इसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों नोट कर लें कि मोक्ष की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, और कपिल वस्तु में गृह त्याग किए
मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुआ और धर्मचक्र परिवर्तन को पहला उपदेश बताया गया है बौद्ध धर्म में, जो कि सारनाथ में पहला उपदेश दिए। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे ज्यादा उपदेश नोट कर लीजिए, श्रावस्ती। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी मूर्ति, दुनिया में सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति कहाँ है, बोध गया। 100 मीटर, लगभग 30 मीटर का है ऊंचाई में और 100 मीटर लंबाई में है। दोस्तों इसमें बौद्ध संगति भी हुआ था। कुल बौद्ध संगति कितना हुआ था, कुल बौद्ध संगति 4 हुआ था। बौद्ध संगति जो हुआ वह कुल कितना हुआ है, 4। पहला बौद्ध संगति, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला जो हुआ वह हुआ है राजगिरी में। कहाँ हुआ, राजगिरी में। शासक कौन थे उस समय, अजातशत्रु। अजातशत्रु। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये शासक का नाम है कि उस समय पहले बौद्ध संगति में शासक कौन थे, अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। स्थान हुआ कहाँ, तो पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ, वैशाली। उस समय शासक कौन थे, कालाशोक। तीसरा हुआ पाटलिपुत्रा में, उस समय के शासक थे अशोक। और चौथा हुआ कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। उस समय शासक थे कनिष्क। कनिष्क के शासन के दौरान ही चौथा बौद्ध संगति हुआ था। दूसरे बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे, विश्वामित्र। विश्वामित्र। तीसरे बौद्ध संगति के मोगलीपुत्र तीस्क। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोगलीपुत्र तीस्क। चौथा वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र। इसी में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, जो नोट करके लिख लें कि चौथे बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। नोट करके लिख लें, कौन थे, अश्वघोष। दोस्तों मैं छोटा छोटा वीडियो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक पॉइंट बारीकी से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, नहीं तो आप कोई भी सेट उठाकर देखिएगा 1 से 2 प्रश्न अवश्य आते हैं। तो मैंने छोटे छोटे वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदु को एक साथ आप लोगों के बीच में लाया हूँ। तो यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम कुमार अमित क्लासेस, जो कि यूट्यूब पे मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद।